नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज स्कूल व्याख्याता सीरीज के अंदर सामान्य विज्ञान की जो थर्ड क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन किया गया है। जैसे अपमार्जक साबुन, ये जो टॉपिक है ये अलग से मेंशन किए गए, मतलब कि कार्बन है उनके यौगिक के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अलग से मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब वहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। तो आज की क्लास के अंदर थोड़े से अपने को जो 7-8 जो शब्द है वो अपने को साइंस के शब्द याद करने पड़ेंगे, और उन शब्दों को अपने किसी ना किसी तरीके से किसी ट्रिक से जोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जब आप पेपर के अंदर वो क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको डायरेक्ट देखते ही ब्लिंक हो जाएगा कि इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से इसका जो है हमने जोड़ा था। तो नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ में जो वन लाइनर है वो आपको लिखने हैं, और जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ वो आपको साथ में इसके साथ में मेंशन करनी चाहिए। क्योंकि जब आप 5-6 महीने बाद में नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट वो शब्द नहीं याद रहेंगे, लेकिन अगर ट्रिक वहां पर लिखी हुई होगी तो आपको वो जो पेपर के अंदर जल्दी से ब्लिंक कर जाएगा कि हाँ, ये जो इसका जो कनेक्शन हमने इस शब्द के साथ में पढ़ा था। देखो, एक चीज जो और ध्यान रखने वाली है कि साइंस के शब्दों को देखकर हमें भागना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन शब्दों को आपको अगर पेपर के अंदर सही करना है तो आपको उन शब्दों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तो क्या आपने 11th-12th से पहले वो शब्द पहले कभी पढ़े होते हैं? नहीं पढ़े होते ना। लेकिन अपने को फिर भी वो क्या करना पड़ता है, उनके साथ में उनको याद करना पड़ता है, क्योंकि अपने एक्सेप्ट कर चुके हैं उस चीज को कि अपने को ये जो है याद करना पड़ेगा अगर हमें आगे पढ़ना है तो। उसी तरीके से स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के अंदर जो साइंस होता है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, अगर हम बोल देंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये शब्द तो अलग आ गए, इस शब्द को छोड़ दो, तो कितने सब्जेक्ट छोड़ेंगे? ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट तो डायरेक्ट जब हम छोड़ देंगे तो 25% तो हमारे डायरेक्ट ही गए, और 25% गए तो फिर वो पेपर जा चुका है। ठीक है, इसलिए हमें शब्दों को छोड़कर आगे ना बढ़ते हुए शब्दों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आपने 10th क्लास की है तो इसका मतलब आपने वो शब्द तो याद किए ही होंगे। ठीक है, लेकिन अब जो है अपने उन शब्दों के साथ में ट्रिक्स और जोड़ देंगे, मतलब कि थोड़ा और जो मोड है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और 7-8 शब्दों को अपने को, साइंस के जो 7-8 शब्द है उनको अपने को यहाँ पर कंफर्म सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब देखो, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन थे। कार्बन पढ़ा था तो कार्बन के बारे में पढ़ा था। अब देखो अब क्या आ गया, अब है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब जब मैं बताऊंगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, या फिर जो ये शब्द फ्रियोन लिखा हुआ है ये शब्द क्या होता है, तो आप डायरेक्ट जो है रियल लाइफ से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका अर्थ बताता हूँ, उसके बाद में मैं इसको रियल लाइफ में ये कहाँ पर यूज आता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरीन गैस होगी और फ्लोरीन गैस अपने इसके अंदर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो और साथ में क्या है, कार्बन, मतलब क्लोरीन भी होगी, फ्लोरीन भी होगी, और उसके साथ में कार्बन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। अब नाम याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, फ्रीओन कहते हैं, फ्रीओन कहते हैं इसको, कैसे क्या कहते हैं, फ्रीओन। तो फ्रेओन के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। अब देखो, ये फ्रियोन गैस के बारे में देखो, हम पढ़ते हैं कि एल्केनो के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियोन कहते हैं। अब इजी लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, देखो एल्केनो का मतलब अपने समझ चुके हैं कि कार्बन और कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो, पोली जो शब्द है, पोली का मतलब जो होता है, मतलब बहुत सारे। साइंस के अंदर जब भी शब्द पोली आता है तो हमें याद रखना है कि बहुत सारे। अब देखो, बहुत सारे क्या, बहुत सारे क्लोरीन और फ्लोरीन, मतलब बहुत सारे क्लोरीन और फ्लोरीन के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब कहीं पर क्लोरीन एक जुड़ गया, कहीं पर क्लोरीन दो जुड़ गया, कहीं पर फ्लोरीन एक जुड़ गया, कहीं पर फ्लोरीन दो जुड़ गए। मतलब है तो क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर, लेकिन उनके व्युत्पन्न है, मतलब उनकी संतानें हैं। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि उनसे उत्पन्न होने वाला। क्या मतलब होता है भाई, उनसे उत्पन्न वाला होना। ठीक है, तो पोली मतलब बहुत सारे, क्लोरोफ्लोरो मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन के व्युत्पन्न, मतलब उन क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बने हुए। ठीक है, को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेओन कहते हैं। ठीक है, फ्रेओन कहते हैं। अब देखो, ये फ्रेओन क्या यूज में आता है जनरल लाइफ में। देखो, फ्रिज के अंदर जो ठंडक ठंडक देने वाली जो हवा होती है, एसी के अंदर जो ठंडक देने वाली हवा होती है,
उसको ही फ्रीऑन गैस कहते हैं। तो फ्रीऑन गैस क्या होती है, या फिर जैसे कई कई शीत प्रशीतक होते हैं, शीत संग्रहालय होते हैं जहां पर, तो वहां पर भी कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो वो होती है हमारी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस हमारी यूज ली जाती है। ठीक है, अब देखो इसके उपयोग क्या क्या है, उपयोग को हम पढ़ते हैं। देखो इनके उपयोग, फ्रीऑन के उपयोग देखो, अक्रिय विलायकों के रूप में, दूसरा है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और शीत संग्रहगारों में प्रशीतक के रूप में। भाई प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडा करने के अंदर हम इसको यूज लेते हैं। कहाँ कहाँ पर, देखो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के अंदर, एयर कंडीशनर मतलब कि जो एसी होता है उसके अंदर। अब कैसे याद आएगा भाई, पेपर के अंदर इतने सारे शब्द कैसे याद आएंगे कि फ्रीऑन किससे रिलेटेड था। तो देखो फ्रीऑन में सबसे पहले क्या है, फ्री, फ्री मतलब क्या होता है, फ्रिज। ठीक है, मतलब फ्रिज के अंदर यूज आता है, एसी के अंदर जो है यूज आता है। ठीक है, तो फ्रीऑन गैस कहां पर यूज आती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। अब पेपर के अंदर प्रश्न क्या आएगा, फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर ये एसी में प्रयुक्त गैस है। फर्स्ट आ जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, सेकंड आ जाएगा मेथेन गैस। ठीक है, अब जैसे ही मेथेन देख देना अपने को दिमाग में आना चाहिए कि मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मतलब सब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 नंबर पे हमारा क्या आता है, मैथ आता है। 1 नंबर मतलब कार्बन की संख्या 1। ठीक है, मेथेन। सेकंड एथेन, और फोर्थ है मेथाइन। चलो मेथाइन तो नहीं, इसमें हम लिखते प्रोपाइन। ठीक है, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और पिछले वीडियो से भी इसका जो है रिलेशन हम यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो सबसे पहली बात हमें बताना है कि फ्रिज या गैस में फ्रिज या एसी में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर इसकी जगह फ्रेओन लिखा आ जाता तो भी हमारा हो जाता, अगर दोनों आ जाते तो ए और बी दोनों, मतलब दोनों ऑप्शन अपने करेक्ट होते। अब देखो यहाँ पर, देखो मैथेन मतलब कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन की संख्या 1। मेथेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, मैथ के अंदर 1। एथेन, एथेन एथेन के अंदर कितने, 2 कार्बन, कितनी संख्या हो गई, कार्बन की संख्या हो गई 2। प्रोपाइन, देखो मैथ एथ प्रोप मतलब कि प्रोप मतलब कितना हो गया, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इस नाम को देखकर क्या हम यह बता सकते हैं कि इसके अंदर बंदों की संख्या कितनी है। मैंने आपको क्या बताया था, एन, इन और आइन। ये अगर हमें प्रत्यय के रूप में देखने को मिल जाए, प्रत्यय के रूप में एन, एन आ जाए तो मेथेन, इन आ जाए तो, ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या मैथ एन मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मजा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला। यहाँ पर एथेन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और यहाँ पर देखो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, कितने हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नाम से कैसे पहचाने, देखो एन, इन, आइन, आइन के अंदर हमारे कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रीऑन हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि क्लोरोफ्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना होगा। कहाँ पर यूज आएगा, तो शीत प्रशीतक के रूप में हमारा जो है यहाँ पर काम आता है। अब देखो उसके बाद में देखो एक शब्द है यहाँ पर सीएनजी और एलपीजी। आपने जनरली नाम तो ये सुने ही होंगे कि जो सीएनजी गैस होती है और एक हमारी क्या होती है, एलपीजी गैस होती है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे एलपीजी गैस सर्वाधिक काम में ली जाती थी। अब वर्तमान में आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर भी कौन सी गैस होती है, वो सीएनजी गैस होती है। तो ये क्यों चेंज करना पड़ा, पहले सिलेंडर के अंदर गैस वाले जो सिलेंडर होते थे उसमें एलपीजी गैस होती थी, लेकिन अब सीएनजी गैस वहां पर क्यों यूज लेते हैं। देखो एलपीजी का मतलब क्या है, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो क्या एलपीजी का नाम देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में होगी, ये होती है लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये तैरने वाली पानी की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, और सीएनजी देखो, सीएनजी देखो ये क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी का मतलब क्या हो गया, गैस है, गैस है, इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में हो जाएगी, ये गैसीय फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी गैसीय फॉर्म में। ठीक है, अब देखो कि जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, तो जब कभी सिलेंडर के अंदर गैस का रिसाव होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब पूरी जगह पर फैल जाता है। लेकिन ये क्या है हमारी, ये हमारी गैसीय फॉर्म में, मतलब अगर कहीं पर गैस का सिलेंडर जो है फट जाता है
तो वो गैस क्या होती है, जल्दी से इधर उधर क्या हो जाती है, वो इधर उधर चली जाती है, जिससे क्या होता है कि गैस इधर उधर फैल जाती है, और जो आग लगने का खतरा होता है वो किसमें कम होता है, सीएनजी, सीएनजी के अंदर जो है आग लगने का खतरा कम होता है। इसलिए वर्तमान में एलपीजी गैस की जगह सीएनजी गैस जो है हमारे जनरल लाइफ में ज्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है, अब देखो ये यूज क्यों लेते हैं और क्या है इसके गुणधर्म। देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अगर नाम पूछ लिया जाए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब सीएनजी में मुख्यतः देखो मेथेन व कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सीएनजी किससे मिलकर बनी होती है, देखो नाम क्या है, सीएनजी। अब देखो सीएनजी में कार्बन की मात्रा कितनी है, वैसे तो ये इंग्लिश का नाम है, लेकिन मैं अगर ट्रिक बना कर आपको देना चाहूं तो देखो सीएनजी, सी में क्या है, सी, सी मतलब एक कार्बन है, और एक कार्बन वाला क्या होता है हमारा, मेथेन होता है, मेथेन होता है। अब देखो सीएनजी किससे मिलकर बना है, सीएनजी में मुख्यतः मेथेन तथा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन। तो देखो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, संपीड़ित प्राकृतिक गैस किससे मिलकर बनी होती है, तो अपने को ध्यान में आता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मतलब होता है सीएनजी। सीएनजी में सबसे आगे क्या है, सी है, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन, और कार्बन की संख्या एक जब होती है तब उसको क्या कहते हैं, मेथेन। तो सीएनजी में मुख्य तक क्या होता है, मेथेन होता है, क्या होता है, मेथेन व कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन इसके अंदर होते हैं। अब उसके बाद में देखो सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, जिससे यह कम प्रदूषणकारी होता है। देखो जनरली किसी चीज को जैसे मान लीजिए हम जलाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, धुआं ज्यादा निकलने का मतलब उसमें कार्बन की संख्या क्या है, ज्यादा है, कार्बन उसमें ज्यादा है। लेकिन जो अपनी सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस में क्या होता है कि धुआं नहीं होता, धुआं नहीं होता इसका मतलब उसमें कार्बन की मात्रा जो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये था अपना सीएनजी। अब सीएनजी के बाद में देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पर, एलपीजी। और एलपीजी के अंदर देखो एल किसके लिए, लिक्विड के लिए, मतलब ये कौन सी अवस्था के अंदर होता है, ये होता है लिक्विड, मतलब कि द्रव अवस्था के रूप में, जिस अवस्था के अंदर पानी होता है उसी अवस्था में अपना क्या होता है, एलपीजी होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। अब देखो एलपीजी की तुलना में यह हल्की गैस होती है। भाई गैस होती है इसका मतलब मान लीजिए कहीं पर अगर रिसाव हो जाता है तो वहां पर आग लगने की संभावना गैस के अंदर जो होती है वो कम होती है। ठीक है, देखो एलपीजी की तुलना में यह हल्की गैस होती है, जिससे अधिक रिसाव होने पर आग नहीं लगती। ठीक है, क्या नहीं होता, इसमें आग नहीं लगती। एलपीजी गैस का उपयोग कहां पर करते हैं, देखो वाहनों के अंदर करते हैं। क्या किस में करते हैं, वाहनों के अंदर क्या करते हैं, वाहनों के अंदर जो है एलपीजी गैस का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब उसके बाद में देखो बहुलक, अपना जो एक अलग से टॉपिक जो अपने दिया गया है साबुन व अपमार्जक, तो वो बहुत ही ज्यादा जो रिलेटेड है वो बहुलक से रिलेटेड है। बहुलक में आपको कुछ 5-7 नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 5-7 नाम अपने को यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, और वो पेपर में अपने को डायरेक्ट पूछे जाते। ठीक है, अब देखो बहुलक क्या है, बहुलक उच्च अणु भार वाला वह यौगिक है जो एक या एक से अधिक प्रकार के कम अणु भार वाले छोटे छोटे अनेक अणुओं से संयोग करता है। मतलब देखो बहु, बहु मतलब बहुत सारे, बहुत सारे छोटे अणु। ठीक है, बहुत सारे छोटे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, वो बहुलक बनाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अपनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, जहां से आपको याद करना होगा मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा। उसके बाद में देखो प्रकृति में कई बहुलक यौगिक, जैसे अब याद करने हैं कि प्राकृतिक बहुलक कौन से, देखो प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में देखो क्या पाया जाता है, जैसे रबड़ पाया जाता है, रबड़ का पेड़ होता है अपना, तो ये नेचुरल है। तो याद क्या करना है कि प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर क्या हो गया, रबड़ हो गया। उसके बाद में स्टार्ट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज देखो पेड़ की जो छाल होती है ना उसके अंदर क्या होता है, अपना सेल्यूलोज पाया जाता है। पेड़ की जो छाल होती है, जैसे अपनी स्किन होती है वैसे ही पेड़ के ऊपर क्या, पेड़ की जो अलग से स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। भाई पेड़ की स्किन है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक हो जाए। तो एक हो गया रबड़, एक हो गया अपना सेल्यूलोज, और एक हो गया रेजिन। तो देखो ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है रबड़, एक है रेजिन, और एक है सेल्यूलोज। अब देखो ये है रबड़ और ये है रेजिन, दोनों रह से, किससे रह से हैं, तो ये वैसे याद रह जाएंगे, रेजिन, रबड़ और सेल्यूलोज। तो पेपर में देखो प्रश्न क्या आएगा,
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आ जाएगा अपना रबड़, सेकंड आ जाएगा अपना सेल्यूलोज, थर्ड अपना आ जाएगा रेयन, और फोर्थ अपना आ जाएगा यहाँ पर रेजिन। तो देखो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों तो हमने पढ़े हैं, देखो रबड़ पढ़ा है, सेल्यूलोज पढ़ा है और रेजिन पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर रेयान हो जाएगा। तो अपने को याद करने हैं कि प्राकृतिक बहुलक जो है रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज और रेजिन है। और संश्लेषित, देखो संश्लेषित का मतलब क्या होता है, वो जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। देखो कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक क्या है, संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक कौन से, कृत्रिम रेशे। अब जैसे मान लीजिए कोई धागा है, धागा कैसे प्राप्त होता है, डायरेक्ट प्रकृति से तो हमें मिलता नहीं है, वो हमें इंसानों द्वारा बनाया जाता है। इसलिए कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं, ठीक है, संश्लेषित होते हैं। अब देखो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जैसे मान लीजिए बाल्टी वगैरह जो होती है वो बनाई जाती है, वो प्रकृति में डायरेक्ट नहीं पाई जाती, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो प्लास्टिक भी अपना क्या हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक अपना यहाँ पर हो जाएगा। देखो संश्लेषित क्या क्या है, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक जो है अपने संश्लेषित बहुलक के अंदर आते हैं। अब आगे क्या होगा, अपने को कृत्रिम रेशे भी पढ़ने हैं और प्लास्टिक भी अपने को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और इस पेज के अंदर जो अपने को याद रखना है, और कंफर्म क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, या तो आपको पूछ लेगा कि प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, या फिर पूछ लेगा संश्लेषित बहुलक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संश्लेषित रेशे से पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो संश्लेषित रेशे से पहले हम पढ़ते हैं प्लास्टिक को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये है प्लास्टिक, प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम इच्छा अनुसार किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। तो ये बिल्कुल इजी है, और परिभाषा हमें जनरली नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो मुख्य प्लास्टिक बहुलक निम्न है, ये क्या है, बहुलक के प्रकार के अंदर, रेशे और प्लास्टिक जो है वो बहुलक के प्रकार के अंदर हमारे आते हैं। अब देखो प्लास्टिक जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पॉलीएथीन, देखो शब्द जो पॉलीएथीन देखकर आपको साइंस का लग रहा होगा, लेकिन जनरल लाइफ में हम इसको यूज लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में यूज लेते हैं। तो पॉलीएथीन को हम जनरली बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो रियल नेम जो है वो पॉलीएथीन है, लेकिन हमने उसको जनरल लैंग्वेज के अंदर उसको पॉलीथीन बना दिया है। तो अब पेपर के अंदर प्रश्न आ जाता है, पेपर में क्या प्रश्न आता है, पॉली पॉलीथीन बनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है एथीन से, एडिपिक एसिड से, मेथेन से, ठीक है। इस तरीके से अपने को ऑप्शन आ जाता है। देखो पॉलीथीन किससे बनाया जाता है, तो पॉलीएथीन किससे बनाया जाता है, एथीन से बनाया जाता है। तो पॉलीथीन किससे, पॉलीएथीन से बनाया जाता है, ठीक है। देखो ये किससे, इससे एथीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। तो पेपर में जो प्रश्न मैंने आपको बताया था ना कि 7-8 शब्द अपने को याद करने पड़ेंगे, तो पॉलीथीन का प्रश्न आएगा कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से बनता है। तो पॉलीथीन जब शब्द आएगा तो हम उसको पॉलीएथीन बोलेंगे, और उसके अंदर देखो क्या आता है, एथीन आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीथीन किससे बनता है, तो पॉलीएथीन, एथीन से बनता है, किसके बहुलीकरण से, तो एथीन के बहुलीकरण से बनता है। इसे हम सामान्य भाषा में पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीएथीन दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है, पॉलीएथीन दो प्रकार की हो सकती है। अब इन दो प्रकार के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉलीएथीन जो होते हैं वो जनरली कहाँ कहाँ पर यूज आते हैं। एक यूज तो आपने देख लिया कि वो किसमें होते हैं, पॉलीथीन के अंदर काम में आते हैं, किसमें, देखो थैलियों के अंदर, थैलियां बनाने के अंदर, ठीक है। कौन किसमें यूज आता है, थैलियां के अंदर। साथ ही साथ में देखो जहां पर भी सॉफ्ट पाइप, सॉफ्ट प्लास्टिक जहां पर होगा ना, जहां पर भी हमारे जनरल लाइफ के अंदर सॉफ्ट प्लास्टिक यूज में आता है, वहां वहां पर क्या होता है, पॉलीथीन होता है। देखो जहां जैसे थैलियां हो गया, उसके अलावा
जैसे साइकिल के अंदर जो टायर ट्यूब होते हैं, देखो ट्यूब होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक यूज होता है, मतलब उसके अंदर पॉलीथीन होता है, क्या होता है, पॉलीएथीन होता है। कौन सा यूज होता है, पॉलीएथीन। थैलियों के अंदर, ट्यूब के अंदर, जैसे जो बोतल होती है, बोतल कौन सी, जो बोतल जो प्लास्टिक की, जो बोतल कांच की होती है वो वाली नहीं, जो यहाँ पर प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो भी हमारी पॉलीएथीन से निर्मित होती है। सांचे में ढली हुई वस्तु, पानी भरने की पाइप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या हमें जो है यहाँ पर याद रखना है। देखो एक तो याद ये रखना है कि किसके बहुलीकरण से बनता है, तो एथीन के बहुलीकरण से बनता है। और एक चीज अगर आप और याद रख सकते हैं, तो पॉलीएथीन कहाँ कहाँ पर यूज आता है, तो एक थैलियों के अंदर काम आता है, ठीक है, एक पानी भरने के जो पाइप होते हैं उनके अंदर काम आता है, और एक बोतल बनाने में, और एक ट्यूब बनाने में। और वैसे अगर जनरली आप याद रखना चाहें तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जहां जहां सॉफ्ट प्लास्टिक यूज आता है वहां वहां पर पॉलीएथीन हमारा यूज आता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक प्लास्टिक का एक अलग नेम है। अब देखो इस इन नाम को देख के हमें डरना नहीं है, डरना इसलिए नहीं है कि पेपर के अंदर ये नाम तो हमें दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि ये किसके बहुलीकरण से बनता है, और वो बहुलीकरण वाली जो ट्रिक है वो अपने यहाँ पर याद कर लेंगे, तो अपने को ज्यादा नाम याद करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। देखो पॉली वाइनिल क्लोराइड, यह है वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से, तो इसमें तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। पॉली वाइनिल क्लोराइड किससे बनता है, तो ये किससे बनता है, वाइनिल क्लोराइड से बनता है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। और शब्द देखकर हम उसका उत्तर बता सकते हैं। अब देखो ये विद्युत रोधी परतें, थैले, जूते, चप्पल, पाइप और खिलौने, मतलब कि थोड़ा सा जो कठोर, हल्का कठोर जो होता है प्लास्टिक जो यूज होता है, वहां पर पॉली वाइनिल क्लोराइड हमारा यूज में आता है। देखो पॉली वाइनिल क्लोराइड को क्या लिखते हैं, पीवीसी लिखते हैं। और पीवीसी को जनरली आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब लाइट फिटिंग करते हैं, तो लाइट फिटिंग करने से पहले वहां पर पीवीसी पाइप डाले जाते हैं, पीवीसी पाइप डाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, पाइप के अंदर यूज में आते हैं, किसमें यूज में आते हैं, पाइप के अंदर। और विद्युत रोधी परतें, जैसे मैंने आपको बताया कि दीवार के अंदर जब लाइट फिटिंग की जाती है तो वहां पर एक पहले पाइप डाले जाते हैं, मतलब कौन से पाइप होते हैं, वो विद्युत रोधी पाइप होते हैं, तो विद्युत रोधी परतें। ठीक है, उसके बाद में पाइप के अंदर होता है, और उसके बाद में देखो जूते, चप्पल और खिलौने, मतलब हल्का सा जो हार्ड या फिर कठोर प्लास्टिक जहां पर होता है वहां पर पीवीसी हमारे यूज में लिया जाता है। तो याद क्या रखना है, याद रखना है पीवीसी मतलब पॉली वाइनिल क्लोराइड। किसके फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका बहुलीकरण किसके बहुलीकरण से बनता है, तो ये वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। यूज कहां पर आता है, देखो पीवीसी पाइप होते हैं, मतलब विद्युत रोधी परतों के अंदर काम आते हैं, और वो कहां पर काम आते हैं, पाइप के अंदर हमारे यूज में आते हैं। उसके बाद में देखो आर लोन। अब देखो इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से जो है हम यहाँ पर सेट करते हैं। देखो आर लोन, यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, आर लोन। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे। देखो लोन का मतलब क्या होता है, जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, मान लीजिए वो पैसा नहीं देते हैं, तो वो क्या होता है, जनरली वो क्या करते हैं, अपने को मारने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अब बैंक से जब हमने उधार लिया है तो वो मारने की इस तरीके से कोशिश करते हैं कि किसी को शक भी ना हो, मतलब वो क्या हमें देते हैं, एक केमिकल देते हैं। देखो एक केमिकल होता है साइनाइड, साइनाइड। देखो साइनाइड एक ऐसा केमिकल है, मतलब इसको अगर टच भी कर दिया जाता है तो आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है, आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। देखो आर लोन, लोन जब लिया जाता है तो इंसान को मारने की कोशिश की जाती है, उसको क्या दिया जाता है, एक साइनाइड नाम का एक केमिकल दिया जाता है। ठीक है, तो इसे वाइनिल साइनाइड से बनाया जाता है। तो याद हो गया होगा यहाँ से कि जब भी लोन देखने को मिले तो वो क्या करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, और मारेंगे कोई गन से नहीं मारते, उसको कैसे मारते हैं, एक केमिकल दिया जाता है साइनाइड नाम का। तो देखो यहाँ पर वाइनिल साइनाइड से बनाया जाता है, इसे पॉली वाइनाइल साइनाइड या फिर पॉली एक्रिलो साइनाइड भी कहते हैं। अब देखो ये कैसे याद करेंगे, देखो ये है पॉली एक्रिलो साइनाइड। ठीक है, पॉली एक्रिलो साइनाइड। तो आर लोन, जब लोन देखेंगे तो क्या होगा, वहां पर साइनाइड दिमाग में आएगा, तो किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है, तो वाइनिल साइनाइड से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो अब साथ में हमें यह भी याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, पॉली एक्रिलो साइनाइड। इसका उपयोग देखो स्वेटर बनाने में, बाथ सूट बनाने में, या ऊन बनाने में, इसका जो है अपने को यूज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपना यहाँ पर बहुलीकरण इंपॉर्टेंट है। अब देखो पॉली मैथिल मैथ
एक्रिलेट। देखो नाम जब देखोगे तो आपका मन करेगा कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रश्न पूछेंगे कि ये किसके बहुलीकरण से बनता है, तो ये इसी के बहुलीकरण से बनता है। मैथ एक्रिलेट के बहुलीकरण से ये बनाया जाता है, मतलब जो शब्द दिया जाता है उसी के बहुलीकरण से ये है जो बनाया जाता है। जैसे हम हमारा क्या था, एक था पॉलीथीन, पॉलीथीन किसके, तो ये एथीन के बहुलीकरण से था, एथीन के बहुलीकरण से। एक था आर्लोन था, ठीक है, आर्लोन। जब भी हम लोन देखेंगे तो अपने को दिमाग में आएगा साइनाइड, तो साइनाइड के बहुलीकरण से ये बनाया जाता है। उसके बाद में पॉलीमेथिल एक्रिलेट है, तो ये किससे बनाया जाएगा, मैथ एक्रिलेट से यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, उसके बाद में देखो, ये कठोर व पारदर्शी होते हैं, इनसे कारों की लाइट आकर्षक साइन पट जो है बनाए जाते हैं। देखो ये यूज कहाँ पर आते हैं, जैसे कारों की जो लाइट होती है, जैसे आपने कारों की जो लाइटें जो देखी होगी, तो ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कलर किया जाता है, जैसे ब्लैक जनरली कलर पहले किया जाता था। तो ये जो ब्लैक कलर होता है ये क्या होता है, पॉलीमैथ मैथ एक्रिलेट जो यूज यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन अपने को यूज पर ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसके बहुलीकरण से ये बनाए जाते हैं। अब देखो अब ये लास्ट है एक पॉलीस्टाइरिन। ये पॉलीस्टाइरिन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हार्ड टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो होता है। जैसे जनरली हम घर के अंदर जो बटन लगाते हैं, या फिर जो स्मार्ट बोर्ड में आप ये वाला जो प्लास्टिक देख रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक होता है। और जहां पर भी आपको दिखे कि हार्ड प्लास्टिक है, वहां पर हमारा क्या होता है, पॉलीस्टाइरिन होता है। अब ध्यान रखने वाली बात देखो क्या है, प्राकृतिक रबड़ को लेटेक्स कहते हैं और आइसोप्रीन का बहुलक है। देखो ये थोड़ी सी स्लाइड जो है वो दूसरी आ गई है। ठीक है, तो पॉलीस्टाइरिन में अपने को इतना याद रखना है कि ये किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है स्टाइरिन से। किसके बहुलीकरण से, तो स्टाइरिन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। और यूज कहां पर होता है, जहां पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है वहां पर यूज किया जाता है। जैसे अपने जनरली जिसको बोलते हैं ना फाइबर है, तो फाइबर जहां जहां पर आपको देखने को मिलता है वो सभी पॉलीस्टाइरिन अपने यहाँ पर होते हैं। लेकिन यूज को अपने को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है कि बहुलीकरण किसके बहुलीकरण से वो बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं देखो रेशे के ऊपर। ये था अपना प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर खाली 5 शब्द अपने को याद करने हैं, और 5 में से भी 3 जो है उस जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर उसका आंसर जो है छिपा हुआ होगा। अब देखो हम बढ़ते हैं कृत्रिम रेशे के ऊपर। अब कृत्रिम रेशे के अंदर आपको 3-4 शब्द जो है अपने को यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। देखो नायलॉन, आपने सुना होगा कि कपड़ों के अंदर जो होते हैं, कई नायलॉन के कपड़े होते हैं, कई पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज होती है, उसके ऊपर हम इसके अंदर बात करेंगे। देखो नायलॉन ऐसे रेशे का निर्माण एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की इकाइयों के संगठन से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, देखो नाम क्या है, ठीक है। अब नाइलॉन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाई और लॉन। ठीक है, अब जैसे जनरली अपने नाई की दुकान के अंदर कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर देखो क्या होता है, स्पीकर जनरली बजते रहते हैं। तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्पीकर बजते हैं। स्पीकर कैसे बजते हैं उसके अंदर, वो एक स्पीकर सिस्टम आपने सुना होगा कि एक एलेक्सा आता है, क्या होता है उसके अंदर, एलेक्सा होता है। देखो नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एलेक्सा। ठीक है, अब इस एलेक्सा को अपने थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखो। देखो ए से क्या हो जाएगा इसमें, एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड। ठीक है, अब देखो, अब देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पर हेक्सा याद, देखो एलेक्सा, एलेक्सा, एलेक्सा में क्या हेक्सा शब्द आ रहा है, तो ए से एडिपिक एसिड हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो याद क्या करना है, देखो आर लोन देखने को मिले तो अपने को याद आना चाहिए कि बैंक वाला लोन अपने को याद आना चाहिए। और नाई लोन देखने को मिले तो अपने को नाई याद आना चाहिए, मतलब नाई की दुकान के अंदर एलेक्सा बजाया जाता है, ए से एडिपिक एसिड और आगे क्या आ जाएगा, लेक्सा। लेक्सा के अंदर अपने को हेक्सा सुनाई देना चाहिए, हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन। क्या हो जाएगा, हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन की इकाइयों के संगठन से बनाया जाता है। तो ये नायलॉन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं, देखो नायलॉन नायलॉन 66 का गलनांक उच्च होता है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर इसको समझते हैं। देखो गलनांक उच्च होता है तथा इनके रेशे काफी मजबूत होते हैं, ये विलायक अघुलनशील होते हैं। अब देखो नायलॉन जो होता है ये एक ऐसा कपड़ा होता है जो थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, हार्ड टाइप का, मतलब स्ट्रांग होता है ये थोड़ा सा।
देखो कोई चीज स्ट्रांग कब होता है, जब वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर बंध ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, और जिसके बंध अच्छी तरीके से बने हुए होते हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा उसको गर्म करना पड़ता है। गर्म करना पड़ता है, इसका मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, इसका मतलब उसका गलनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, और रेशे काफी ज्यादा इसके मजबूत होते हैं, ये अपने देख चुके हैं। अब देखो ये अघुलनशील, मतलब इसको किसी भी लिक्विड के अंदर घोला नहीं जा सकता। याद क्या रखना है, और याद रखना है कि ये कैसे बनता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन से ये बनता है। और इतना याद रखना है कि ये कैसे होंगे, ये जो स्ट्रांग होंगे तो उसके घोलना उसको पॉसिबल नहीं होगा, और उसके गलनांक भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। गलनांक मतलब कि उसको पिघलाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। अब देखो टेरिलिन, यहाँ पर देखो टेरिलिन, टेरिलिन को भी अपने एक ट्रिक से जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। ठीक है, टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। अब देखो डेक्रोन को मैंने कैसे याद किया, जैसे थोड़ा सा आप लोगों के टाइम के अंदर, पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, डेक्रोन मतलब एक डेक होती थी, मतलब साउंड सिस्टम बजाने के लिए उसको कैसे बजाया जाता था, डेक को बजाया जाता था। ठीक है, मतलब उसके अंदर साउंड सिस्टम होता था। ठीक है, अब मान लीजिए उसको कहीं पर लेकर जाना है तो वो कैसे लेकर जाएंगे, उसको थैले के अंदर डालकर लेके जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा थैला नहीं होने के कारण से उसको क्या करेंगे, पिघला कर, मतलब उसको तोड़ मरोड़ कर या पिघला कर। तो देखो ये है डेक, इसको कहाँ पर लेके जाना है, इसको थैले के अंदर डालकर कहीं पर लेकर जाना है, कैसे, पिघला कर लेके जाना है। तो देखो डेक्रोन, डेक्रोन कहते हैं, टेरिलिन को क्या कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं। अब इस डेक को क्या करना है, किसी थैले के अंदर डालकर गला कर, मतलब पिघला कर इसको लेकर जाना है। तो देखो यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल के संघनन से बनता है। तो याद क्या रखना है, टेरिलिन का बस इतना से याद कर लो कि इसको डेक्रोन भी कहते हैं। अब डेक्रोन मतलब डेक कैसे लेकर जाएंगे, किसी ना किसी थैले के अंदर, मतलब टरथैलिक एसिड के अंदर डालकर लेके जाएंगे, और कैसे, गला कर उसको, मतलब ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे कि टेरिलिन, टेरिलिन जो है इसको एक तो क्या कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं। ठीक है, और ये बनता किससे, तो टरथैलिक एसिड। ठीक है, उसके साथ में एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, इनसे मिलकर ये बना होता है। तो ये बहुलीकरण जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा। अब देखो, अब वास्तव में ये होता क्या है, इसको जानते हैं। इससे वस्त्रों के रेशे बनाए जाते हैं, वस्त्रों के रेशे बनाए जाते हैं, इस रेशे से वस्त्र में सलवटें नहीं पड़ती। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सलवटें कौन से कपड़े के अंदर नहीं पड़ती, जो पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है उसके अंदर जो सलवटें नहीं पड़ती, मतलब टेरिलिन जो है वो क्या होता है, वास्तव के अंदर पॉलिस्टर के कपड़े को बोलते हैं। ठीक है, इसी कारण से उसके अंदर देखो, उसके अंदर क्या अलग अलग रेशे पाए जाते हैं उसके अंदर। जैसे मान लीजिए गर्मी के अंदर जनरली वो क्या पसीना वगैरह नहीं सोखता है, क्योंकि वो रेशे का बना होता है, जनरली कपड़े का वो नहीं बना होता है, और इसके अंदर सलवटें नहीं पड़ती है। अब देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना क्या है, रेयान, 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 ये अपना इंपॉर्टेंट है। और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से जो है एसिड के नाम आएंगे। ठीक है, वो अपने को डायरेक्ट याद करने हैं, केमिकल नेम आएंगे वो अपने को डायरेक्ट याद करने हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह पुनः निर्मित सेल्यूलोज है, मतलब एक सेल्यूलोज कहाँ पर पड़ा था कि ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं, तो वो प्राकृतिक होते थे। और ये क्या है, यह पुनः निर्मित। तो प्रश्न आता है, कृत्रिम सेल्यूलोज किसे कहते हैं, कृत्रिम सेल्यूलोज से निर्मित रेशा है। ये बिल्कुल फिक्स प्रश्न है, ये बहुत बार 5 से 7 बार प्रश्न जो है अदर एग्जाम के अंदर आ चुका है कि जो कृत्रिम सेल्यूलोज किसे कहते हैं। एक सेल्यूलोज होता है वो अपना क्या होता है, प्राकृतिक, लेकिन कृत्रिम सेल्यूलोज किसको कहते हैं, तो रियान को कृत्रिम सेल्यूलोज कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, रियान को। ठीक है, उसके बाद में देखो, रेयान बनाने के लिए सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतना सा याद करना है कि ये कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, NaOH, मतलब कि जो कास्टिक सोडा होता है, रेयान को कैसे बनाते हैं, घर के अंदर जो कास्टिक सोडा होता है ना, उसकी सहायता से। देखो NaOH, NaOH प्लस
HH2, इतना सा याद करना है, सिर्फ ये अपने को याद करना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में और CH2 से इसको जो है प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इतना सा याद करना है कि अगर कभी भी आपको रेयान के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कृत्रिम सेल्यूलोज से निर्मित क्या है, तो रेयान जो है वो कृत्रिम सेल्यूलोज से निर्मित है, पहला प्रश्न तो ये। ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं भी आपको कोई भी केमिकल पूछा जाता है तो हमेशा ही अपने को प्रश्न एक ही टिक करना है, NaOH प्लस HH2, कुछ भी पूछे प्रश्न के अंदर आंसर में यही अपने को टिक करना है, NaOH प्लस HH2। ठीक है, अब NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या है रेयन के महीन रेशे बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं रीडिंग करवा देता हूँ, बाकी इसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, याद सिर्फ इतना करना है HH2 प्लस NaOH। अब देखो यह क्या है, पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेयान बनाने के लिए सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। तो मतलब सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि इसको जो कास्टिक सोडा होता है उससे धोया जाता है, जो इसके रेशे होते हैं जो हम रेयान के सेल्यूलोज को लेकर आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको कास्टिक सोडे में उसको धोया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड में विलय कर दिया जाता है और सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ भी याद नहीं करना ये वाली चीज। ठीक है, इस विलयन को महीन छिद्र से प्रवाहित किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है, इतना सा याद करना है कि NaOH प्लस HH2। ठीक है, इतना सा आपने को याद करना है, और एक याद करना है सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है, लास्ट में किस में छोड़ा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है रेयान के अंदर, सिर्फ हमें इतना याद करना है। उसके बाद में देखो हमने प्लास्टिक स्टार्ट किया था तो रेशियो कंप्लीट हो गया हमारा और प्लास्टिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट जो लाइनें यहाँ पर अपनी बनती है वो क्या है, देखो पॉलीस्टाइरीन अपना हो चुका था, ये जो है अपनी अलग स्लाइड है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर देखो क्या है, प्राकृतिक रबड़ को लेटेक्स कहा जाता है। अब ये याद करने वाली चीज है, तो पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक रबड़ को क्या कहा जाता है, तो हमें क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है, ये अपने को याद किया करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन आ जाएगा प्राकृतिक रबड़ है, सिर्फ इतना प्रश्न आएगा कि प्राकृतिक रबड़ है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना लेटेक्स, सेकंड आ जाएगा आइसोप्रिन, थर्ड आ जाएगा दोनों, ठीक है, डी आ जाएगा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, प्राकृतिक रबड़ को लेटेक्स कहते हैं, भाई नॉर्मल भाषा के अंदर सामान्य भाषा में तो उसको लेटेक्स कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में उसको क्या कहते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं। तो किसका बहुलक है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। तो याद क्या करना है, प्राकृतिक रबड़ जहां पर भी शब्द देखने को मिले, मतलब ये क्या है, ये लेटेस्ट क्वालिटी का है, प्राकृतिक रबड़ है इसका मतलब ये लेटेस्ट क्वालिटी का है, तो ये लेटेक्स हो गया। ठीक है, ये क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ये शब्द अपने को यहाँ पर याद करना है कि आइसोप्रीन का ये बहुलक है। अब देखो लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे ठोस में बदला जा सकता है, ये थोड़ा सा आप याद कर लेना कि लेटेक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए लेटेक्स जो होता है मतलब कि जो रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है, तो उसको अगर कठोर फॉर्म के अंदर, जैसे हम जनरली जो रबड़ यूज लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पेंसिल की जो अपने लिखने के मिटाने के लिए जो काम में लेते हैं, तो वो जो रबड़ होता है वो कैसे कैसे होता है, वो लेटेक्स के अंदर एसिटिक अम्ल जो होता है वो काम में लिया जाता है, लेटेक्स के अंदर एसिटिक अम्ल उसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, फिर ठोस में बदल जाता है, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने व तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, तो दो शब्द अपने को याद करने, देखो यहाँ पर दो तीन शब्द अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो प्राकृतिक रबड़ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले लेटेक्स कहते हैं। दूसरा, ये किसके बहुलीकरण से बनता है, तो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर इसको ठोस अवस्था में बदलना है तो एसिटिक अम्ल मिलाओ। ठीक है, और इसकी तनन सामर्थ्य मतलब खींचने की, जैसे जो चोटी के अंदर रबड़ लगाया जाता है तो उसमें खींचने का सामर्थ्य ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या मिला होता है, उसके अंदर जो मिलाया जाता है वो सल्फर मिलाया जाता है। चार शब्द याद करने, ये चार शब्द अपने को याद करने हैं, लेटेक्स, आइसोप्रीन, एसिटिक
और सल्फर, लेटेक्स, आइसोप्रीन, एसिटिक और सल्फर, ये चार याद करने। सल्फर जो तनन सामर्थ्य बढ़ाता है और एसिटिक अम्ल जो है वो क्या है, उसको ठोस बनाने में सहायता करता है। और इसको क्या कहते हैं, वल्कीनीकरण कहते हैं, वल्कीनीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब है साबुन एवं अपमार्जक। ठीक है, साबुन एवं अपमार्जक अपने अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये काफी ज्यादा बनती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ 3 से 4 शब्द अपने को याद करने। कितने शब्द, 3 से 4 शब्द ये अपने को यहाँ पर याद करने। ठीक है, अब देखो ये है साबुन एवं अपमार्जक। देखो साबुन क्या होता है, साबुन जो होती है ये 12 से 18 कार्बन, मतलब कि बहुत सारे कार्बन, 10 कार्बन तक हमने जो है पीछे पढ़ लिए थे। ठीक है, अब बहुत सारे कार्बन जब मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, वो साबुन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मतलब कितना हुआ, या तो 12 कार्बन, 12 से लेकर 18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसा अम्ल। उच्च वसा अम्ल का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जैसे वसा अम्ल का मतलब ये हो जाता है, वसा को कहते हैं जैसे मतलब जो घी होता है उसको हम कहते हैं वसा, मतलब किससे मिलकर बना होता है, उच्च वसा अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो ये वाले अपने को याद नहीं करने, ऑलिक, स्टेरिक और पामिटिक अम्ल, ये अपने को याद नहीं करने क्योंकि जनरली पेपर के अंदर ये जो शब्द है अपने नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, वसा या तेलों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर वसा या तेलों की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक क्षार बन जाता है। देखो याद इसमें क्या करना है, इसमें याद करना है इसके अंदर देखो क्या होता है, एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये दो शब्द है साबुन और अपमार्जक के अंदर, ये दो शब्द अपने को दिमाग में रखने हैं। क्या है, एक सोडियम और एक होता है अपना पोटेशियम। अब देखो सोडियम को याद कैसे करेंगे, इसके अंदर सोडियम होता है, ये अपने कैसे याद करेंगे। देखो जनरली जब कभी कपड़े धोते हैं तो बहुत ज्यादा कपड़े धोने के बाद में अपने क्या होता है, हाथ कटने लग जाते हैं। हाथ कटते क्यों हैं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की मात्रा होती है। क्या होती है, सोडियम की मात्रा उसके अंदर होती है। सोडियम से अपने क्या होते हैं, जो हाथ में कटने लग जाते हैं। देखो एक होता है NaCl, NaCl में क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड और NaCl का अपने क्या बनता है, तेजाब बनता है। तेजाब बनता है, इसका मतलब नमक के अंदर काटने की क्षमता होती है, Na के अंदर काटने की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो प्रसाधन साबुनों में सोडियम लवण प्रयोग में लिया जाता है। प्रसाधन प्रसाधन साबुन क्या होती है, जो टॉयलेट शॉप होते हैं, मतलब कि टॉयलेट वाले जो साबुन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सोडियम लवण होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साबुन और अपमार्जक जो है इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम, ये दो शब्द अपने को याद रखने हैं। कौन से शब्द, सोडियम और पोटेशियम। कभी पूछ लिया जाए कि साबुन के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम प्रकार की। ठीक है, तो ये दो शब्द अपने को याद रखने। देखो प्रसाधन साबुन में सोडियम लवण प्रयोग में होता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, शेविंग क्रीम के अंदर पोटेशियम प्रयोग में होता है। तो मैंने आपको बताया पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ ये दो शब्द, कौन से, सोडियम और पोटेशियम। तो प्रसाधन साबुन के अंदर सोडियम और शेविंग क्रीम के अंदर क्या होता है, पोटेशियम। प्रसाधन में सोडियम और शेविंग क्रीम के अंदर क्या है, पोटेशियम अपना यहाँ पर लवण प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो मैं आपके लिए यहाँ पर एक इमेज लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक जो है एक शैम्पू या शेविंग क्रीम का अपने पास में क्या है, एक फोटो है। देखो इसके अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है पोटेशियम। इसका मतलब जो शेविंग क्रीम या शैम्पू जो होते हैं उसके अंदर हमारे क्या यूज में आता है, पोटेशियम लवण काम में आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो पारदर्शी साबुन ग्लिसरीन से बने होते हैं। देखो आपने अपने घर के अंदर ये जो साबुन है, पियर साबुन आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, प्योर पियर साबुन क्या होती है, वो पारदर्शी होती है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड हम उसको बिल्कुल इजी वे में देख सकते हैं। और अगर वो साबुन आपने खुद ने खरीदी है तो आपने जरूर इसका कवर भी देखा होगा। ठीक है, इसका कवर देखो, इस टाइप का इसका क्या होता है, कवर होता है। और उसमें क्या लिखा होता है, 100% मोर ग्लिसरीन। मतलब क्या होता है कि पारदर्शी साबुन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लिसरीन पाया जाता है। बस यही दिखाने के लिए था। ये क्या होती है, पारदर्शी होती है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड जब हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। साबुन का घोल कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है, पारदर्शी साबुन तो उसके अंदर क्या होगा, ग्लिसरीन होगा।
प्रसाधन साबुन है तो उसमें क्या होगा, सोडियम होगा। और शेविंग क्रीम है तो उसके अंदर क्या होगा, अपना पोटेशियम होगा। ये 3 लाइनें अपने को यहाँ पर याद करनी है। अब देखो संश्लेषित अपमार्जक, अपमार्जक देखो क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं जो साबुन के अलावा जो सर्फ वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं हम अपमार्जक। और संश्लेषित मतलब, संश्लेषित है मतलब कि वो प्राकृतिक नहीं है, वो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे बनाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो उसके अंदर क्या था, साबुन के अंदर एक था अपना साबुन, ठीक है, एक है अपना अपमार्जक। साबुन कैसे बनते थे, 12 से 18 कार्बन से बनते थे। 12 से 18 कार्बन उसके अंदर यूज लिए जाते थे, ठीक है। और उसमें क्या था, एक सोडियम शब्द आया था और एक आया था पोटेशियम, ठीक है। ये शब्द आए थे साबुन के अंदर, हमें इतना याद रखना है, ठीक है। साबुन में क्या, कार्बन के 12 से 18 मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम उसके अंदर हमारा यूज आता है। अब देखो अपमार्जक के अंदर हमें क्या याद करना है, ये क्या है, देखो सोडियम तो इसके अंदर काम आएगा लेकिन सल्फेट काम आएगा। क्या आएगा, सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक है। तो देखो याद क्या करना है, याद अपने को इतना करना है कि ये क्या बनते हैं, सोडियम अम्ल, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, इतना सा। देखो सोडियम अपने को याद रखना ही था पहले से, सोडियम के आगे बस अपने को इतना याद करना है, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक सोडियम अपने को यहाँ पर याद करना है। यहाँ पर देखो पोटेशियम और सोडियम था, यहाँ पर किससे बनता है, तो यहाँ पर बनता है सल्फोनिक सोडियम से ये बनता है। अब एक लास्ट लाइन जो अपने को यहाँ पर याद रखनी, देखो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धि होती है। देखो पिछले पेपरों में यही पूछा जाता है कि अपमार्जक जो यूज लिए जाते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि पानी की अशुद्धि, पानी में अशुद्धि, कौन सी अशुद्धि होती है, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इन अशुद्धियों को क्या कर देता है, उसको घोल देता है। क्या करता है, उनको घोल देता है। अब देखो इनको कैसे याद करेंगे, देखो जनरली आपने नागौर साइड में देखा होगा कि वहां पर थोड़ी पानी की दिक्कत रहती है, तो वहां पर कुबड़ पट्टी रोग हो जाता है। तो वो किसके कारण से होता है, वहां पर वहां के पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा, मतलब चूने की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, चूने की मात्रा। तो जब पानी के अंदर कैल्शियम मतलब कि चूने की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, तो उस अशुद्धि को जो है वो साबुन हमारे घोल नहीं पाते, तो हम क्या यूज लेते हैं, अपमार्जक यूज लेते हैं। तो अपने को याद इतना रखना है कि पानी में कौन सी अशुद्धि होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि जो है पानी के अंदर पाई जाती है। और उसको कौन घोल देता है, उसको अपमार्जक मतलब कि जो सर्फ होता है अपना, वो उसको घोल देता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जबकि अपमार्जक कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से क्रिया कर कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाते हैं। याद सिर्फ इतना रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो देखो आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा जो केमिकल नेम थे, तो उन केमिकल नेम के अंदर जहां जहां पर इंपॉर्टेंट नाम बनते थे वो मैंने, जैसे साबुन और अपमार्जक के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट नाम याद करवाए, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल शब्द है, ये आपको मेन एग्जाम के अंदर याद नहीं रहेंगे। इसीलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद करवाया गया है कि कौन से पेपर में आने लायक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर याद करवाया। और जो बहुलीकरण के थे उनके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ में इन ट्रिक्स को आप साथ में जरूर नोट करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर ये ट्रिक ही होगी जब आपको जो पेपर के अंदर ऑप्शन देके आपको वहां पर ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।